गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DOE द्वारा भेजी गई साइंस की वर्कशीट नंबर 31। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तक हम जैव प्रक्रम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैव प्रक्रम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो आपकी जो लास्ट वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 30, उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तो इस में हम जैव प्रक्रम के पूरा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। जो भी अभी तक हमने पढ़ा, तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से अभ्यास की प्रश्न उत्तर की तरह है। तो दोस्तों, चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिका अंक में होता है वो कौन सा अंग है? तो आपको पता ही है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। दूसरा है, पाचन प्रक्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका है? दोस्तों, जब पाचन प्रक्रिया होती है उस टाइम पे ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने का, वो भी क्षारीकीय माध्यम में। तो इसका आंसर होगा, ये एंजाइम क्षारीकीय माध्यम में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारा, श्वसन क्रिया में ATP किस प्रकार बनता है? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ATP है वो क्या है, एक ऊर्जा का वाहक है। तो ATP क्या करता है कि कैसे श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग ATP संश्लेषण में होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ, अब धीरे धीरे करके इस वीडियो को देखिए और आंसर्स लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन होता है किस में? ईस्ट में, जीवाणु में, मानव की मांसपेशियों में, या फिर इन सभी में? तो दोस्तों, आंसर है इन सभी में, क्योंकि ईस्ट में भी होता है, जीव में भी होता है, हमारी मांसपेशियों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई है? दोस्तों, ये तो हमने लास्ट वर्कशीट में ही सॉल्व किया था, उत्सर्जन तंत्र। आप सबको याद है, कार्यात्मक इकाई, इस चीज को रट लो। इसका आंसर है हमारा वृकाणु। ठीक है, इसका आंसर है वृकाणु। क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त कणिकाएं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक है। जब चोट लग जाती है तो हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो उस टाइम पे उसके बाद एक लेयर आ जाती है, वो किस चीज़ की होती है? वो होती है प्लेटलेट्स की। तो आंसर है 6 प्लेटलेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि आपको वाक्य पूर्ण करना है। लसिका रुधिर के डैश के समान है। लसिका रुधिर के किसके समान है? लसिका रुधिर के प्लाज्मा के समान है। लेकिन यह कैसा होता है? क्योंकि रुधिर क्या होता है हमारा, रेड होता है, लेकिन ये क्या होता है, रंगहीन। और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि रुधिर में बहुत मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपका 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी पौधे में जाइलम निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम पूरे पौधे के शरीर में पानी, खनिज लवण लेके जाता है, और पानी पौधे के लिए ज़रूरत है, और साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भी पानी चाहिए। तो इसका आंसर है, यदि जाइलम को हटा दिया जाए तो जल के अभाव में पौधे की विभिन्न प्रक्रिया प्रभावित होंगी, पौधा सूख जाएगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी। 9th क्वेश्चन है, वह रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक लाती है, तो उसका आंसर है फुफ्फुस शिरा। 10th है, आपको इसमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सा सही है गलत है। तो अभिकथन दे रखा है आपको, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाते हैं, छोटे छिद्र होते हैं। इसका कारण क्या है? कैसे विनिमय इन्हीं हृदय से होता है? तो आपको बताना है ए ऑप्शन, क्या दोनों सही हैं? और जो अधिकथन है वो उसकी सही व्याख्या है। तो ये आंसर सही है, हाँ, क्योंकि रंध्र पत्तियों की सतह पर भी होता है,
उसमें छिद्र भी होते हैं और गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों से होता है। ये बात सही है और जो अभी खत्म है कि सही वाक्य यही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब 10 क्वेश्चन तो आपको थे छोटे छोटे, अब इसके बाद है आपके बड़े क्वेश्चंस। तो देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरीय में। सबसे पहले, एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के समय के पश्चात मीठा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम ब्रेड चबा के खाते हैं तो ब्रेड में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मुंह में प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट लार द्वारा क्या होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। सरल कार्बोहाइड्रेट मतलब माल्टोज या फिर ग्लूकोज, जिसके कारण हमें मीठा स्वाद लगता है। हमने खाना खाया, ब्रेड खाया, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट था वो सरल कार्बोहाइड्रेट में टूटा। कौन सा सरल कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज या माल्टोज, जिसकी वजह से हमें मीठा लगता है। अब उसके बाद है, मानव पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और इसका क्या कार्य है? दोस्तों जैसा आप जानते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, आपका लिवर। और इसका कार्य क्या है? पहला कार्य है इसका, प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। शरीर में ताप को नियमित करने में भी इसका बहुत रोल है। और फाइब्रोनेजन जो प्रोटीन है, जो रेड ब्लड, उसमें सहायक होता है, जो रक्त में थक्का बनाने में काम करता है। और लास्ट है, पित्त स्राव में हेल्प करता है, मतलब जो आपको पता है बाइल जूस होता है उसको स्टोर करके रखता है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटकों की सूची बनाइए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है क्या होगा, जो आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या करेगा? सूरज की रोशनी से अवशोषण करेगा। वो जो है पत्तियों में सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब करेगा। दूसरा है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक रूप से रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन करेगा। तीसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में अपचयन। ठीक है दोस्तों। नाउ आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दीर्घरोम क्या क्या कर रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए हमने दीर्घरोम क्या पढ़े थे दोस्तों। दीर्घरोम थे क्षुद्रांत में पाचित भोजन का अवशोषण, अंगुली सदृश रचनाएं प्रबल दीर्घरोम द्वारा किया जाता है। इनके अंदर रुधिर वाहिकाओं की बहुत याद होती है। यह भोजन को अवशोषित करके विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ये था आपका दीर्घरोम का कार्य। अब उसके बाद है, मरुद्वि पौधे में रंध्र दिन में बंद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे पौधों में जो रंध्र है वो दिन में बंद होते हैं। तो व्याख्या कीजिए ये पौधे कब और किस प्रकार से CO2 ग्रहण करते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपको पहले तो याद होना चाहिए मरुद्वि पौधे क्या होते हैं। दोस्तों मरुद्वि पौधे, पहली बात, मरुद्वि पौधे और रंध्र आपको दोनों याद होने चाहिए। रंध्र क्या थे? रंध्र थे हमारे छोटे छोटे पोर्स जो कि पौधों की पत्तियों पे पाए जाते हैं। इसका मेन काम क्या था कि पौधों की पत्तियों से पानी को निकालना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करना। तो आपको पता है जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत गर्मी होती है। अगर वो उन पोर्स को ओपन कर देंगे तो जिसकी वजह से उनके अंदर पानी जो भी था वो एब्जॉर्ब किया वो उठ जाएगा। तो इसकी वजह से उनकी पत्तियाँ जो है बंद होती हैं।
तो इसका आंसर है दोस्तों, मरे हुए पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए रंध्र या स्टोमेटा दिन में बंद रहता है और रात के समय अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड CAM, दोस्तों इनमें एक साइकिल होती है CAM, जिसमें एक अम्ल बनता है, जिस अम्ल का जैसे अम्ल का निर्माण होता है। आपको बस इतना लिखना है कि रात को ये बंद रहते हैं, दिन में बंद रहते ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हो, कम हो, और रात में कैम साइकिल द्वारा इनमें अम्ल का निर्माण होता है। इन खास अम्लों का निर्माण एवं विघटन से भोजन का निर्माण और कार्य होता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां, आपको पता होना चाहिए जठर ग्रंथियां कौन सी हैं, उसके नाम और उसके फंक्शन लिखने हैं। तो जठर ग्रंथियां, उसके रसाव बताने आपके कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा आमाशय। आमाशय में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ HCl, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है म्यूकस और तीसरा है आपका पेप्सिन। ठीक है दोस्तों, तो जो HCl है उसका कार्य क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रियाशीली, जो पेप्सिन एंजाइम है वो तभी काम करेगा जब उसके अंदर HCl होगा, क्योंकि उसको अम्लीय माध्यम चाहिए होता है काम करने के लिए। दूसरा है भोजन में उपस्थित जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं, हम खाना खाते हैं तो उन सबको खत्म करने का कार्य करता है। तीसरा है भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको गलाकर वो लुगदी बना देता है। तो ये था हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य। दूसरा है म्यूकस, अम्ल के प्रभाव से आमाशय भित्ति की सुरक्षा करता है। और पेप्सिन का क्या होता है, देखिए दोस्तों, म्यूकस क्या होता है कि जो आपके पित्ताशय होता है उसकी लाइनिंग पे पाया जाता है, तो ये क्या करता है कि उसको सेव करता है HCl से। ठीक है, फिर उसके बाद है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या है कि जो अम्ल माध्यम होता है, ये जो अम्ल माध्यम प्रोवाइड कर रहा था उस माध्यम में प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पेप्सिन का कार्य। अब है मानव में दोहरण परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें डबल सर्कुलेशन बताना है। तो आपका इसका फर्स्ट आंसर है कायिक दैहिक परिसंचरण। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, शरीर में जो ब्लड होता है वो हृदय की ओर, तथा मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 होती है, तो शरीर में उस ब्लड को हृदय की ओर तथा ऑक्सीजन वाले ब्लड को रुधिर हृदय से शरीर की ओर लेके जाना। दूसरा है फुक्सीय परिसंचरण, मतलब इसमें क्या होता है, हृदय से विऑक्सीकृत रुधिर फुक्सित की ओर तथा फुफ्फुस से ऑक्सीजन कृत रुधिर, मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको हृदय की ओर लेके जाता है। क्योंकि दोस्तों हृदय में रुधिर का चक्र 2 बार होता है, एक बार ऑक्सीजन वाला और एक बार डीऑक्सीजन वाला। एक बार ऑक्सीजनेटेड वाला जिसमें ब्लड है, तो वो ब्लड क्या होगा कि वो हार्ट से आपके पूरे शरीर में जाएगा, फिर वहाँ से पूरे शरीर में से CO2 जो होगा वो वाला ब्लड आपके फिर हार्ट में जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा डबल सर्कुलेशन, दैट इज दोहरण परिसंचरण। क्योंकि 2 बार जाता है तो इसे हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं दोस्तों। अब उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, धमनी और शिरा में आपको अंतर लिखना है। आपकी पिछली वाली वर्कशीट्स में आपका पूरा आंसर एक्सप्लेन था, आपके 2 पॉइंट्स थे, आपने पहले वो आंसर लिखा होगा तो वही आंसर आपको सेम लिखना है। फिर भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। धमनी क्या होती है, वितरण वाहिका होती है, जबकि शिरा संग्रहण वाहिका होती है। दूसरा है इनमें वॉल्व नहीं होते, धमनी में वॉल्व नहीं होते, शिरा में वॉल्व होते हैं। धमनी ऊतकों के नीचे पाई जाती है, जबकि शिरा सतही होती है, त्वचा के साथ होती है।
चौथा है दोस्तों, धमनी की भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है क्योंकि उसमें ब्लड का दाब बहुत ज़्यादा होता है। और शिरा की भित्ति कम और मोटी और लचीली होती है। तो दोस्तों ये था धमनी और शिरा का अंतर। अब उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, पदार्थ के उपवृक्कीय वहन में वाष्प उत्सर्जन किस सहायक है, के प्रकार बताने हैं। तो दोस्तों वाष्प उत्सर्जन के कारण कर्षण उत्पन्न होता है जो जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरित बल उपलब्ध कराता है। इस प्रकार जड़ों द्वारा अवशोषित जल को ऊपर मुखी गति मिलती है। चाहे पौधा कितना भी ऊंचा हो तो उसको नीचे से ऊपर लेके जाता है। ये हमारा पौधा यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा तो उसको इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो जैसे कि जड़ से पानी ऊपर गया तो क्यों गया, वाष्पोत्सर्जन हुआ, पानी रिलीज हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पानी नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये हमारे इसका मेन भूमिका है। उसके बाद है दोस्तों 10वां क्वेश्चन, फाइनली द लास्ट वन, बट इसके अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। ये दीर्घ उत्तरीय आपका प्रश्न है। तो पहला है कि मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये आपका 5 स्टेप्स में होगा। तो सबसे पहले आंसर आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि बहुत ज़्यादा दाब से जो कोशिका गुच्छ होते हैं अति सूक्ष्म निस्संदेह द्वारा विलेय पदार्थों को वोमन संपुट में धकेलते हैं। दूसरा है फिर रुधिर नालिका द्वारा प्रवहित होती है जहां ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण जल का चयनित पुनर्शोषण करते हैं। फिर तीसरा है जिसके अंदर जो आयंस होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये क्या होते हैं रुधिर में, मूत्र में मतलब ये प्रवाहित होते हैं कि ये निकल जाते हैं। फोर्थ है संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्र करती है और जल को पुनः शोषण। पांचवा है दोस्तों यूरिया अम्ल व वर्ण जो मूत्र को रंग देता है। फिर उसके बाद बॉडी से इसका निष्कासन हो जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद है इसके साथ आपको चित्र बना दीजिएगा। चित्र आपको वर्कशीट नंबर 30 में मिल जाएगा, पिछली वाली वर्कशीट में था पूरा एक्सप्लेन। फिर सी का फर्स्ट पार्ट है मानव हृदय काव्यात्मक कार्ड दृश्य बनाकर उस पर नामांकित करना है। तो दोस्तों आपको मानव जो वर्कशीट नंबर 28 है उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन डे मिल जाएगा। उसमें आपको डायग्राम दे रखा है तो आप उसका वो चित्र बना सकते हैं। मानव हृदय का आपको चित्र बनाना है और इसमें ये सब लेबल कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है मछलियाँ, इसी का बी पार्ट है मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव में रुधिर परिसंचरण से कैसे अलग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो मानव है उसमें 4 कोशिकार्ट होते हैं लेकिन मछली में बस 2 होते हैं। और मानव में डबल सर्कुलेशन होता है और उसमें एकल परिसंचरण होता है। और तीसरा है फोकस में ऑक्सीकृत रुधिर हृदय की ओर और हृदय उससे शरीर को पूरे शरीर में पंप करता है। लेकिन मछली में फोकस से सीधा शरीर की ओर जाता है क्योंकि अब उसका हार्ट 2 ही चैम्बर में डिवाइडेड है तो उसके अंदर ऐसे 4 नहीं होते कि जो उसको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो उसका जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है इस वजह से। ठीक है, तो दोस्तों अब है उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है दोस्तों, जैसे कि अभी बताया वर्कशीट नंबर 28 में। ठीक है, और इसमें ये सब आपको लेबल करना है। और दूसरा है आपको इन सब का कार्य भी बताना है। तो कार्य दोस्तों विक्र है, मतलब जो किडनी है वो क्या करेगा, आपको ब्लड को छानने का काम, मीन्स रुधिर का काम, रुधिर को छानने का कार्य। मूत्र वाहिनी क्या करेगी कि वक्र से मूत्रशय तक लाने का काम करेगी। मूत्रशय क्या करेगा, मूत्र को एकत्रित करेगा और मूत्र मार्ग से जो मूत्र है वो शरीर के बाहर। फिर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, जलीय जीवों और स्थलीय जीवों को सांस लेने के दर में अंतर बताइए। स्थलीय जीवों की तुलना में जलीय जीवों में श्वसन दर बहुत अधिक होती है। जलीय जीव
जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए जलीय जीवों की श्वसन दर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट बहुत लंबी थी, हमने सारे के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। आपको कुछ डाउट है तो पिछली वाली वर्कशीट्स देख सकते हो, उसमें से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।